सूरत एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां रात के 2 बजे भी टेक्सटाइल मिलों की मशीनें चल रही होती हैं, जहां सुबह होने से पहले ही डायमंड फैक्ट्रियों में लाखों हीरे तराशे जाने लगते हैं और जहां हर दिन हजारों करोड़ रुपए का कपड़ा और हीरों का कारोबार होता है। आज उसी सूरत की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ गई हैं और ट्रैफिक ठप पड़ गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी गांव से हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य आज सूरत में रहता हो। कोई पावर लूम पर काम करता है, कोई डाइंग यूनिट में, कोई एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में, कोई हीरा उद्योग में और कोई कपड़े के गोदाम में। पिछले 2 दिनों में इन लाखों लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि घर से बाहर कैसे निकलें, काम पर कैसे पहुंचें और अगर गांव जाना हो तो ट्रेन मिलेगी भी या नहीं। सूरत में सिर्फ बारिश नहीं हुई, पूरा शहर रुक गया। दैनिक भास्कर की स्थानीय रिपोर्ट बताती है कि कई इलाकों में सिर्फ 2 घंटे के अंदर करीब 4 इंच बारिश हुई। 24 घंटे में लगभग 7 इंच बारिश दर्ज की गई और कुछ इलाकों में 36 घंटे के भीतर करीब 18 इंच तक पानी बरसा। नतीजा, कातरग्राम, रांदेर, कोट, अडाजन, कापोद्रा, सेंट्रल जोन समेत कई इलाके पानी में डूब गए। सेंट्रल जोन में 105 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई जगह विजिबिलिटी सिर्फ 500 मीटर रह गई। शाम 4 बजे के आसपास ही अंधेरे जैसा माहौल बन गया। लेकिन सबसे बड़ी मार किस पर पड़ी? उन लोगों पर जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाखों प्रवासी मजदूर काम करते हैं। इनमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की है। इनका काम समय पर फैक्ट्री पहुंचने पर निर्भर करता है, लेकिन जब सड़कें नदी बन जाए तो मजदूर फैक्ट्री कैसे पहुंचे? कई इलाकों में बाइक और मोपेड पानी में बंद हो गई, कारें बीच सड़क में फंस गई, लोगों को अपने वाहन धक्का मार कर निकालने पड़े। कुछ वीडियोस में तो फ्लाईओवर तक में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जहां रोज 20 मिनट लगते हैं, वहां कई घंटे ट्रैफिक जाम में निकल गए। अखबार की रिपोर्ट बताती है कि शहर में 36 जगह ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। ट्रैफिक संभालने के लिए करीब 1000 जवानों को सड़क पर उतारना पड़ा। यानी सिर्फ सड़कें नहीं डूबी, लोगों की पूरी दिनचर्या ही डूब गई। और अगर किसी मजदूर ने सोचा कि चलो ट्रेन पकड़कर गांव निकल जाते हैं, तो वहां भी राहत नहीं मिली। मुंबई की तरफ जाने वाला पूरा रेल नेटवर्क प्रभावित हो गया है। वसई विरार सेक्शन में पटरियों पर पानी भर गया है। सफाले, केलवे रोड, वसई रोड और नाला सोपारा के बीच रेल लाइन जलमग्न हो गई। नतीजा, 19 ट्रेनें रद्द की गई हैं। कई ट्रेनें बीच रास्ते में रोक दी गई। वंदे भारत को वापी में रोकना पड़ा। तेजस को बलीमोरा तक ही सीमित करना पड़ा। डबल डेकर सूरत से आगे नहीं जा सकी। करीब 1 लाख यात्री प्रभावित हुए। अकेले सूरत स्टेशन पर लगभग 30,000 लोग घंटों फंसे रहे। रेलवे को वापी, नवसारी, वलसाड़, संजान और भिलाड से विशेष ट्रेनें चलानी पड़ी। यानी सड़क भी बंद, रेल भी बंद और शहर का सबसे बड़ा श्रमिक वर्ग बीच में फंस गया। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ रिकॉर्ड बारिश की वजह से हुआ या शहर में कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा फैलाव हो चुका है। सूरत को अक्सर देश के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है। 1994 के प्लेग के बाद इस शहर ने सफाई व्यवस्था में मिसाल पेश की, लेकिन इस बारिश ने एक अलग तस्वीर दिखाई। सवाल सफाई का नहीं, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का है। शहर की आबादी पिछले 2 दशकों में तेजी से बढ़ी है। टेक्सटाइल और डायमंड उद्योग के कारण लाखों लोग यहां आकर बसे हैं। नए आवास और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, चौड़ी सड़कें, पार्किंग और कंक्रीट का फैलाव बढ़ता गया। लेकिन क्या उसी अनुपात में बरसाती पानी निकलने की व्यवस्था भी बढ़ी? बारिश ने यही सवाल खड़ा कर दिया है। दूसरा सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि क्या प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते सिकुड़ गए? कातरग्राम, रांदेर और कोट जैसे कई इलाके पहले से ही निचले माने जाते हैं। शहर के विस्तार के साथ जहां जहां निर्माण हुआ, वहां पुराने नालों और छोटे जलमार्गों के और खुले बहाव क्षेत्रों पर दबाव बढ़ा। अगर पानी के प्राकृतिक रास्ते कम होंगे तो पानी आखिर जाएगा कहां? तीसरा सवाल, क्या मेट्रो और लगातार चल रहे सड़क निर्माण ने स्थिति को और खराब किया? सूरत में इस समय कई जगह मेट्रो, फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है,
निर्माण के दौरान कई ड्रेनेज लाइनें अस्थायी रूप से बदल दी जाती हैं, सड़कें खुदी रहती हैं और पानी के बहाव के रास्ते बदल जाते हैं। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से यह शिकायत उठती रही है कि कई निर्माण स्थलों पर मानसून से पहले पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। चौथा सवाल, क्या हर बाढ़ के बाद बनने वाली समितियों की रिपोर्ट सिर्फ फाइलों तक रह जाती है? पिछले साल भी जल भराव के बाद विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। उसने प्राकृतिक ड्रेनेज की सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों की मैपिंग, नाले के चौड़ीकरण और निर्माण गतिविधियों की बेहतर निगरानी जैसी सिफारिशें की थी। लेकिन अगर वही इलाके इस साल भी सबसे पहले डूब रहे हैं, तो यह पूछना स्वाभाविक है कि उन सिफारिशों पर कितना अमल हुआ। और आखिरी सवाल, क्या अब शहर की प्लानिंग बदलने का समय आ गया है? क्योंकि जलवायु बदल रही है, बारिश अब पहले जैसी नहीं होती। कई दिनों में होने वाली बारिश अब कुछ घंटों में हो रही है। अगर भविष्य में क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं बढ़ती हैं, तो क्या सूरत का मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम उन्हें झेल पाएगा? सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सूरत में कितनी बारिश हुई, सवाल यह है कि जिस शहर की अर्थव्यवस्था हर दिन लाखों मजदूरों के समय पर फैक्ट्री पहुंचने पर टिकी है, वहां पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ घंटों की बारिश में क्यों ठहर गया? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि कातरग्राम, रांदेर, कोट और अडाजन जैसे बड़े रिहायशी और औद्योगिक इलाकों में सड़कें घंटों पानी में डूबी रही। 36 जगह ट्रैफिक जाम लगा, 19 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, करीब 1 लाख यात्री प्रभावित हुए और अकेले सूरत स्टेशन पर 30,000 लोग फंस गए। यह सब हम आपको बता चुके हैं। सवाल यह है कि अगर शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली सड़कें और रेल नेटवर्क इतनी जल्दी ठप पड़ जाते हैं, तो करोड़ों रुपए के कारोबार वाला शहर आखिर कितनी देर तक सामान्य रह सकता है? और इस बार की बारिश ने बता दिया कि सूरत को सिर्फ साफ शहर नहीं, बल्कि बारिश सहने वाला शहर भी बनना होगा। तभी देश की टेक्सटाइल राजधानी आने वाले मानसून के सामने मजबूती से खड़ी रह पाएगी। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।